आइए दोस्तों, हम जनसत्ता का संपादकीय पेज पढ़ते हैं 4 अगस्त 2025 का। वाहनों की उम्र और प्रदूषण की फिक्र से संबंधित यह संपादकीय पेज है जिसे कुशाग्र राजेंद्र ने लिखा है। चलिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला किया, लेकिन बाद में जनता के दबाव में उसे अपने कदम वापस खींचने पड़े। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्ष 2015 के फैसले के तहत पेट्रोल वाहनों को 15 वर्ष और डीजल वाहनों को 10 वर्ष की अवधि के बाद सड़क से हटाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य पुराने वाहनों को, जो शायद सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलाते हैं, सड़कों से हटाना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। मगर पुराने वाहन क्या वाकई सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं? क्या यह नीति वास्तव में पर्यावरण के लिए प्रभावी रूप से फायदेमंद है? क्या यह नीति पृथ्वी के सीमित संसाधनों और सतत विकास के दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रखती है? दरअसल इस संदर्भ में कई सवाल अभी जवाब की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में इस पक्ष पर विचार महत्वपूर्ण हो जाता है कि यातायात से प्रदूषण को कम करने के लिए क्या वाहनों की उम्र सबसे कारगर तरीका है, या फिर वाहनों से असल में होने वाले प्रदूषण या वाहन द्वारा तय की गई दूरी जैसे प्रभावी मानदंड जल्दबाजी में छूट गए हैं। दिल्ली में पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की नीति वाहन स्क्रैप नीति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 59 यानी 59 और अंतर्राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर आधारित है। इसके पीछे तर्क यह है कि पुराने वाहन जो शुरुआती उत्सर्जन मानकों जैसे प्री भारत स्टेज या प्रारंभिक BS मॉडल BS या 1 या BS 2 के हिसाब से बने हैं, वे नए वाहनों BS 6 मानक की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। उदाहरण के लिए BS 1 डीजल कार BS 6 कार की तुलना में 31 गुना अधिक सूक्ष्म कण हवा में उत्सर्जित करती है। यह नीति वाहनों की उम्र को एकमात्र सरल मानदंड मान ले रही है, क्योंकि वाहनों के पंजीकरण रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होते हैं और इसके लिए जटिल परीक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रदूषण फैला रहे वाहनों पर नियंत्रण के लिए वाहन की आयु, उससे निकलने वाले प्रदूषण का स्तर और वाहन की तय की गई कुल दूरी जैसे मानदंडों पर बहस एक आम मुद्दा है, खासकर दिल्ली जैसे महानगर में जहां वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। प्रदूषण आधारित मानदंड वाहन के वास्तविक उत्सर्जन पर केंद्रित हैं, जिससे आयु की परवाह किए बिना सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लक्षित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण वायु प्रदूषण को कम करने में अधिक प्रभावी हो सकता है, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी अपनी वाहन नीति 2021 के मसौदे में रखा था। प्रदूषण आधारित मानदंड जर्मनी जैसे देशों में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, मगर वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन की अपर्याप्त निगरानी प्रणाली के कारण भारत में यह तंत्र चलन में तो है, जैसे समय समय पर हर वाहन की प्रदूषण जांच करवानी पड़ती है, पर प्रभावी नहीं है। अगर वाहनों के लिए प्रदूषण परीक्षण का कारगर बुनियादी ढांचा हो तो यह यातायात क्षेत्र से प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वाहन की उम्र और उससे होने वाले उत्सर्जन के अलावा वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी के प्रभावी मानदंड हैं, जो नीदरलैंड में सफल तरीके से लागू हैं। इसके अनुसार अधिक दूरी तय करने वाले वाहन घिसाव के कारण अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। इस प्रकार वाहन की आयु और प्रदूषण मानदंडों के साथ साथ वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रदूषित वाहनों को सड़कों से हटाने में एक संपूर्ण दृष्टिकोण दे सकती है। इस समेकित मानदंड के आधार पर असल में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ही कबाड़ में भेजने के लिए चिन्हित किया जा सकेगा। तब जाकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जब पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जाता है तो नए वाहनों के लिए एक बाज़ार खुलता है। अमेरिका में कई वर्ष पहले पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजकर नए वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई, जिससे कारों की बिक्री में ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज की गई। भारत में भी ऑटोमोबाइल निर्माता संघ
ऐसी नीतियों का समर्थन करता आया है। इसका एक पहलू यह भी है कि जब पुराने वाहन हटेंगे तो उससे प्रभावित लोग नए वाहन का रुख करेंगे। नए वाहन तैयार करने की प्रक्रिया भी प्रदूषण से मुक्त नहीं होती। इसमें स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और दुर्लभ धातुओं के संसाधनों तथा रसायनों की भारी खपत से बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन होता है। बाकी संसाधनों की खपत छोड़ भी दें तो सामान्य तौर पर एक औसत कार के निर्माण में करीब 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ऐसे में अगर एक पुराना वाहन प्रदूषण मानदंड को पूरा कर रहा है तो उसे कबाड़ में बेचकर उसकी जगह नया वाहन लिया जाए तो कुल मिलाकर पर्यावरण को ही नुकसान होगा। बेहतर होगा कि नई नीति पर्याप्त संशोधन के साथ लागू की जाए, जिसके तहत केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहन ही हटाए गए वाहनों की जगह कम प्रदूषण वाले वाहनों का विकल्प हो, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो। साथ ही पुराने वाहनों को कम प्रदूषण वाले इंजन या तकनीक से अद्यतन करने की व्यवस्था भी कारगर हो सकती है। इस लिहाज से तय की गई दूरी और प्रदूषण आधारित मानदंड मौजूदा नीति का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि इसके लिए मजबूत उत्सर्जन परीक्षण व्यवस्था की ज़रूरत है। भारत में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्रणाली खानापूर्ति बनकर रह गई है, जो अभी इतनी सक्षम नहीं है कि उत्सर्जन को सटीक माप सके। लेकिन इस दिशा में ध्यान केंद्रित किया जाए तो प्रदूषण आधारित मानदंड अधिक न्यायसंगत और प्रभावी साबित हो सकता है। भले ही यह नीति आर्थिक रूप से अभी लाभकारी लग रही हो, पर दीर्घकालिक रूप से यह घाटे का सौदा है और पश्चिम की कार संस्कृति की नकल भर है। यह अलग बात है कि अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देश कारों के जाल से निकल रहे हैं और एक अहम है कि शहरों में वायु प्रदूषण के बावजूद नए वाहन खरीदते जा रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट के दशकों बीत जाने के बाद भी हम उसी अनुत्तरित सवाल का सामना कर रहे हैं कि क्या प्रदूषण और प्राकृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। क्या हम एक ऐसी आदत नीति बना सकते हैं जो वास्तव में हम हवा की गुणवत्ता को बनाए रखें। आइए दोस्तों, अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में फिलॉसफी से संबंधित ये है, जिसे लिखा है मोनिका राज ने। संसार की नित्य गतिशीलता ही उसका वास्तविक सौंदर्य है। यहाँ ठहराव मृत्यु का दूसरा नाम है, जबकि परिवर्तन जीवन की अनिवार्य शर्त है। समय की नदी किसी के लिए नहीं थमती और जो इसके प्रवाह में अपने अस्तित्व को ढाल लेता है वही जीवन के किनारों पर आशा के दीप जला पाता है। जीवन कोई जड़ प्रतिमा नहीं है जिसे एक ही आकार में पूज लिया जाए। वह तो एक निरंतर तराशती हुई प्रक्रिया है जिसमें बदलाव ही उसकी आत्मा है। मनुष्य जब अपने भीतर परिवर्तन की ज्योति जलाता है तब वह अंधकार में जड़ताओं से निकलकर संभावनाओं के उजास में प्रवेश करता है। इतिहास गवाह है कि चाहे वह ऋषियों की साधना हो या वैज्ञानिकों की खोज, समाज सुधारकों की लड़ाई हो या राष्ट्रों का पुनर्जागरण, हर उत्कर्ष के मूल में स्वयं में लाया गया परिवर्तन ही रहा है। कहा गया है कि जो स्वयं में बदलाव लाता है वही अपना अस्तित्व बचा पाता है। यह केवल एक सूक्ति नहीं है, बल्कि जीवन का सुसंस्कृत दर्शन है जो हमें समय समय समाज और स्वयं से संवाद करते हुए निरंतर विकसित होने की प्रेरणा देता है। यह विचार केवल जीवित रहने की नहीं, बल्कि जीवंत बने रहने की पुकार है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जहाँ परिवर्तन की गति अत्यंत तीव्र है, वहाँ यह विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जो भी अस्तित्व में आया है वह अपने अस्तित्व की रक्षा तभी कर पाया है जब उसने समय, परिस्थिति और परिवेश के अनुसार स्वयं में परिवर्तन किया है। जीव जंतुओं से लेकर मनुष्य तक, भाषाओं से लेकर संस्कृतियों तक, सभी को समय के साथ स्वयं को नया स्वरूप देना पड़ा है। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी योग्यतम की अति जीविता इसी तथ्य की पुष्टि करता है जो स्वयं को बदल नहीं पाते वे विलुप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में बदलाव आत्मविकास और
आत्म परिष्कार की दिशा में वो पहला कदम होता है। एक विद्यार्थी जब कठिनाई के बावजूद पढ़ाई की रणनीति बदलता है, जब एक किसान जब नई तकनीकों को अपनाता है, या एक कर्मचारी जब नवीन कौशल सीखता है, तो वह स्वयं के अस्तित्व को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा होता है। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की प्रवृत्ति ही किसी भी व्यक्ति को परिपक्व और प्रगतिशील बनाती है। सदियों से समाज अपनी परंपराओं, मान्यताओं और जीवन शैली में बदलाव करता आया है। जो समाज समय के अनुरूप अपने दृष्टिकोण और संरचना में परिवर्तन नहीं करते, वे जड़ हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जातिवाद, लैंगिक असमानता और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियाँ जिनका लोप आधुनिक सोच और शिक्षा के चलते हुआ है, इस बात का प्रमाण है कि समाज ने जब जब सकारात्मक बदलाव को अपनाया, वह सशक्त हुआ। राष्ट्र भी तभी उन्नति कर पाते हैं जब वे नीतिगत, आर्थिक और तकनीकी स्तर पर बदलाव को अपनाते हैं। भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाकर अपने विकास को गति को नई दिशा दी। आधुनिक तकनीकों के दौर में हम नवाचार के जैसे प्रयोग कर रहे हैं, वे इसी सोच को दर्शाते हैं कि बदलाव को अपनाकर ही राष्ट्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्वयं को बनाए रख सकता है। दूसरी ओर, जो देश समय के साथ नहीं बदले, वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकटों का शिकार हो गए। मनुष्य द्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी असंतुलन के समाधान के लिए भी स्वयं में बदलाव अनिवार्य है। हमारी जीवन शैली, ऊर्जा उपभोग, उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति में बदलाव लाए बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। सतत विकास, पुनर्चक्रण, कार्बन उत्सर्जन में कटौती जैसे प्रयास तभी सफल होंगे जब हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। भारतीय दर्शन में आत्म परिवर्तन को आत्मा की सर्वोच्च यात्रा का अंग माना गया है। यह कथन भी प्रसिद्ध है कि व्यक्ति को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। यह तभी संभव है जब वह अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की दिशा में सक्रिय हो। बुद्ध, महावीर, गांधी, अंबेडकर जैसे महापुरुषों के जीवन इसी विचार को साकार रूप देते हैं। उन्होंने स्वयं में परिवर्तन कर समाज को एक नई दिशा दी। हालांकि हर बदलाव सहज नहीं होता। प्रतिरोध, भय और अनिश्चितता परिवर्तन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, मगर यह समझना आवश्यक है कि बदलाव का विरोध अक्सर अज्ञान या सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने के डर के कारण होता है। शिक्षा, संवाद और संवेदनशील नेतृत्व के माध्यम से इस विरोध को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। अस्तित्व वही बनाए रख पाता है जो समय के साथ स्वयं को ढालता है। बदलाव केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व की शर्त है। परिवर्तन से परहेज व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को अतीत की कब्रगाह में पहुंचा देता है। दूसरी ओर, जो साहसपूर्वक परिवर्तन को गले लगाता है, वह भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम अपने जीवन, समाज और राष्ट्र को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें निरंतर आत्म-मूल्यांकन कर सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ना होगा। यही हमारे अस्तित्व की गारंटी है, यही हमारी प्रगति की कुंजी है।